हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान के नंबर 1 हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि ऐसे राइटिंग टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी बच्चे बहुत समय से बोल रहे थे कि मैम एक बार बता दो कि हमें ऐसे राइटिंग कैसे लिखना है। और ये भी कंफ्यूजन चल रहा था कि मैम ऐसे में और आर्टिकल में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो अब आप लोगों के बोर्ड में आर्टिकल राइटिंग आता ही नहीं, आप लोगों के बोर्ड में केवल ऐसे राइटिंग आता है, ठीक है। तो पर हमें डिफरेंस तो जानना जरूरी है, तो फटाफट से सभी बच्चे आ जाएंगे, क्लास ज्वाइन कर लेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी आ जाओ। एग्जाम में किस तरीके के पूछे जाते हैं, कितनी लाइनें लिखनी है, ठीक है, क्या क्या चीजें लिखनी है, कौन से वो 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमेशा सवाल आता ही आता है, और एक ऐसे हम अभी क्लास में लिख के भी देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे, क्लास मजेदार होने वाली है और क्लास में पूरा ध्यान देंगे, ठीक है, कोई भी बातें नहीं करेगा बेफालतू में। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे क्लास को शेयर भी कर देंगे आते ही। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तांडव जो है यहाँ पर चल रहा है, तांडव रिवीजन जो है यहाँ पे चल रहा है, तो एग्जाम में भी तांडव मचा के आना है, तो ये तो आपको क्लास लगानी ही लगानी चाहिए। अब ऐसे राइटिंग में बच्चों को ना डर बहुत लगता है। देखो सभी बच्चे सुनेंगे, ऐसे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसे को हम हिंदी में ना निबंध बोलते हैं, है ना, निबंध बोलते हैं। क्या होता है निबंध, इसमें क्या लिखना होता है, ठीक है। तो देखो कोई भी टॉपिक दे देंगे आपको, मान लो आपको दे दिया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे दे दिया, मान लो आपको दे दिया आतंकवाद, टेररिज्म पे दे दिया, मान लो आपको दे दिया महिलाओं की शिक्षा पे, ठीक है, मान लो आपको दे दिया चाइल्ड लेबर पे, बाल मजदूरी के ऊपर दे दिया, आपको दे सकते हैं फ्लड पे दे सकते हैं, ठीक है, आपको पॉल्यूशन पे दे सकते हैं। यही टॉपिक है काफी सारे जो बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अभी आपके पेपर में ना देखो, अगर हम बात करें तो ये 8 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आपको ऐसे प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। मतलब इन 8 टॉपिक को छोड़ना मत। पुराने सारे मॉडल पेपर, पहले जो एग्जाम में सवाल आए हैं, उनका पूरा मैंने एनालिसिस किया कि यार क्या आता है, कैसे पूछा जाता है ना। तो उसमें से ये 8 टॉपिक मेरे को मेन निकल कर आए जो बार बार पूछे जा रहे थे घुमा फिरा के। एक तो आता है टेररिज्म पे, टेररिज्म क्या हो जाता है हमारा, आतंकवाद। अब आपसे पूछ लेंगे टेररिज्म इन इंडिया, ठीक है, भारत में आतंकवाद के ऊपर आपको लिखने को बोल देंगे या केवल टेररिज्म पे लिखने को बोल देंगे। दूसरा टॉपिक हमारा आता है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज। ये ना एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पूछते हैं, ये पोल्यूशन पे पूछ लेंगे आपसे, ये ग्लोबल वार्मिंग पे पूछ लेंगे, या क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी तो ग्लोबल वार्मिंग ही है ना, कि धीरे धीरे करके हमारा क्लाइमेट जो है वो बदलता जा रहा है। आ रही है बात समझ में, हाँ या ना में? अगर बात समझ में आ रही है तो थम्स अप करके भेजो, और इस क्लास का पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जो बातें बोल रही हूं ना, बस उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। अभी ग्लोबल वार्मिंग पे आ सकता है, क्लाइमेट चेंज पे आ सकता है, वर्क इज वर्शिप, ठीक है। इस तरीके के भी टॉपिक आपको दे देंगे कि भाई काम ही वर्शिप है, कि काम का क्या महत्व है, काम क्या होता है, कैसे करना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गई बेरोजगारी, बेरोजगारी पे दे देंगे कि भारत के अंदर बेरोजगारी की बात करो, ठीक है, या ऑल ओवर दी वर्ल्ड बेरोजगारी के बारे में आपको लिखने के लिए दे देंगे। अभी लिखना क्या होता है निबंध के अंदर, है ना, ये भी अभी जानेंगे। उसके बाद आएगा पोल्यूशन पे या एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे, प्रदूषण पे पूछ लेंगे। ये हो गया हमारा प्रदूषण, ये हो गया हमारा बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद है विमेन एजुकेशन, भाई महिलाओं की, महिला जो होती हैं उनकी शिक्षा के ऊपर आपसे निबंध लिखने को दे देंगे। उसके बाद है डिसिप्लिन और चाइल्ड लेबर। तो ये 8 टॉपिक ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जा चुके हैं, और आपको ये 8 के 8 टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाने हैं। आप अगर चाहेंगे तो मैं इन 8 के 8 टॉपिक के ऊपर आप लोगों को ऐसे टेलीग्राम पर भिजवा दूंगी, ठीक है, वो आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब ना इसमें कोई ना बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैम इतनी सारी लाइनें हैं, हमें तो पता ही नहीं है कैसे लिखते हैं। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी तुम्हें कैसे लिखते हैं, डरने वाली कौन सी बात है। आ जाओ शुरू करें फिर। सभी बच्चे रेडी हैं तो थम्स अप भेजेंगे, बहुत बढ़िया। अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं काफी सारे बच्चे, शाबाश। गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है।
चलो तो अभी पहले ना एक आर्टिकल में और एक एसे में डिफरेंस क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम आर्टिकल में क्या लिखना होता है, एसे में क्या लिखना होता है। आपको कंफ्यूज होने वाली जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके तो बस एसे आता है लिखना, है ना। पर पता तो होना चाहिए ना कि एसे के अंदर क्या लिखना है। देखो जब भी हम कोई एक आर्टिकल लिखते हैं ना तो आर्टिकल में हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो आर्टिकल या तो न्यूज़पेपर में छपना होता है या मैगजीन में छपना होता है, तो उस दृष्टिकोण के अनुसार हम अपना आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, उसके अंदर हम ग्राफ दिखा सकते हैं, उसके अंदर हम फोटोज दिखा सकते हैं, उसके अंदर हम सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो बता सकते हैं, उसके अंदर हम डेटा बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। निबंध के अंदर ऐसा कुछ नहीं करना होता। निबंध के अंदर पता है क्या करना होता है, कोई भी एक टॉपिक दे दिया तो आपको उसके बारे में जानकारी देनी है। मान लो आपको बोला कि आप ना दशहरे के ऊपर लिखो, उदाहरण के तौर पे मान लो आपको बोल दिया कि यार दशहरे के ऊपर निबंध लिखो, आप दशहरे के बारे में बताओगे सब कुछ। तो निबंध क्या होता है कि कोई भी जो टॉपिक आपको दिया है आपको उसके बारे में जो भी जानकारी है वो सामने वाले इंसान को बतानी है, बस इतना होता है। उसको ना ही कहीं छपना होता है, मतलब इस ऑब्जेक्टिव से वो नहीं लिखा जाता कि हमें इसे कहीं न्यूज़पेपर में मैगजीन में छापना है। ठीक है, ऐसे मोटिव से नहीं लिखा जाता वो। चलो बहुत बढ़िया। अब ये 4 पॉइंट होते हैं जो आपको लिखने होते हैं एक ऐसे के अंदर। पहला पॉइंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन। जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसका परिचय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही धड़ल्ले से कुछ भी शुरुआत नहीं कर सकते हम किसी भी टॉपिक की, तो उसका ना परिचय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इंट्रोडक्शन दोगे सबसे पहले टॉपिक का। जैसे बेरोजगारी पे आ गया तो बेरोजगारी क्या है, या टेररिज्म पे आ गया तो टेररिज्म क्या है, या पॉल्यूशन पे आ गया तो भाई हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो क्या है, कैसे हमारे लिए, मतलब कि उसकी डेफिनेशन लिखोगे आप कि भाई हमारा जो पर्यावरण है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व हमारे पर्यावरण के वजह से ही है। ठीक है, ऐसी चीजों से आप शुरुआत करोगे। उसके बाद हम बताएंगे पास्ट ऑफ द टॉपिक, मतलब कि उस चीज की जरूरत क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, अच्छी चीजें बता दो, बुरी चीजें बता दो उसके बारे में। ठीक है, कि हम ऐसा करते आ रहे हैं, ये बुरी चीज है। मतलब मान लो हम लोग पोल्यूशन पे आपको लिखने के लिए आ गया, ठीक है, प्रदूषण पे लिखने के लिए आ गया, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यार हम लोग ना आज के जमाने में हमारी जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी हमें जरूरत नहीं है हम उससे भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने पर्यावरण के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हम पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, हम हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, हम हर एक चीज को प्रदूषित कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, जो कि अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि आगे जाकर ये हमें बहुत ज्यादा, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको हम कुछ भी नहीं देकर जाएंगे, इस तरीके की चीजें। अब उसके बाद बताएंगे आपकी उस चीज का वर्तमान में समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, यूजफुल या हार्मफुल, कैसे वो चीज हमारे लिए फायदेमंद है या कैसे वो चीज हमारे लिए नुकसानदायक है। मान लो आप बोल सकते हो कि यार अगर हम इसी तरीके से प्रदूषण फैलाते रहे तो आजकल की अगर हम स्थिति देखें तो आगे आने वाले समय में तो हमारा काम और भी खराब होने वाला है। पानी की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ये सब चीजें कि अगर हम ऐसा करते रहे तो ये चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं होने वाली। और उसके बाद हमें सजेशन या व्यू पॉइंट, मतलब ये कंक्लूजन वाला होता है। ठीक है, यहां पर आपको कंक्लूजन देना होता है। अब आप सोचते हो कि मैम सबसे बड़ा सवाल ना बच्चे यही करते हैं क्या कि मैम कितनी लाइनों में लिखें, हमें ये समझ नहीं आता। पेपर में ना बोला हुआ है साफ बात कि भाई 150 से ना 200 शब्दों के अंदर तुम लोगों को कवर करना है। अब 150 से 200 शब्द कैसे बनेंगे? अगर मैं सभी की एक नॉर्मल राइटिंग मान के चलूं कि भाई आप नॉर्मल तरीके से लिखते हो, ना ज्यादा छोटा लिखते हो ना ज्यादा बड़ा लिखते हो, ठीक है। अब हमें बोल दिया गया कि भाई 150 से 200 शब्दों में लिखना है, हम क्या करें? आपने 4 पॉइंट बनाने, 4 चीजें आपको मेंशन करनी है, पॉइंट में नहीं लिखना, 4 चीजें आपको मेंशन करनी है। 4 पैराग्राफ में आप बनाओगे अपने ऐसे को। अब 4 पॉइंट में पहले पॉइंट है क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 6 लाइन लिख दो। 6 लाइन मतलब 6 सेंटेंस।
इंट्रोडक्शन मतलब हर एक पैराग्राफ में 6 सेंटेंस लिखने हैं तुम्हें। कैसे लिखने हैं? पहला पॉइंट लिखा, 6 सेंटेंस लिखे। अब यार एक चीज पे 6 सेंटेंस, 6 वाक्य तो तुम बना ही सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते। फिर आपने भाई उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इस पे 6 सेंटेंस लिख दिए, इस पे 6 सेंटेंस लिख दिए, 6 वाक्य इस पे लिख दिए, 6 वाक्य इस पे लिख दिए, 6 वाक्य इस पे लिख दिए और 6 ही वाक्य अंत में लिख दिए। तो कितने हो गए टोटल? टोटल अगर काउंट करें 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 18, 6 4 जा 24, 24 सेंटेंस हो गए हमारे। हो गए या नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। एक सेंटेंस के अंदर कम से कम 8 वर्ड लिखने हैं। एक सेंटेंस में 8 से 10 वर्ड लिखने हैं, ये याद रखना, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य के अंदर कम से कम 8 से 10 शब्द होने चाहिए। अगर हम इसका कैलकुलेशन बिठाएं कि अगर हम एक वाक्य के अंदर 8 से 10 शब्द लिखते हैं, टोटल हमारे 24 हैं, 24 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा? 192। तो हो गया ना, 150 से 200 वर्ड्स हो गए ना? बिल्कुल हो गए। हो गए या नहीं हो गए? 8 शब्दों तक का। अब यार 8 शब्द का एक वाक्य तो बना सकते हो, तो अभी पता चल गया कि कितनी लाइनों में क्या करना है। हर एक पॉइंट का इंट्रोडक्शन में 6 वाक्य लिख दो, प्रॉब्लम वाले में 6 लिख दो, उसके बाद दूसरे वाले में, तीसरे वाले में 6 लिख दो, उसके बाद 6 लिख दो। 6 वाक्य करके हमारे 24 वाक्य हो गए। 24 वाक्य, एक वाक्य में कम से कम 8-9 शब्द आएंगे, तो हमारे 192 हो गए। अब 192 हो गए हमारे, हमारा 150 से 200 वर्ड का हो गया। और यार एक में तो 8 वाक्य लिखना कोई बड़ी बात नहीं, एक में 6 वाक्य लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लिख दोगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप ना दिमाग में जब भी पेपर करने बैठ रहे हो, ये मत सोचो कि आप बिल्कुल मतलब कि वहां पे उसको, टीचर को बड़े बड़े भारी भारी शब्द लिख के मतलब इंप्रेस करना चाहते हो, ठीक है। उसकी लड़की थोड़ी ब्याह के लानी है हमें अपने घर में जो हम उसको इंप्रेस करेंगे, नहीं ना। हमें क्या करना है? हमें उसे बताना है भाई हमें इस चीज के बारे में पता है, हमें उतना बताना है। हमें उसको अगर भारी भारी शब्द हमने लिख दिए, ठीक है, सामने वाला एग्जामिनर बोलेगा, एक तो खुद को कष्ट होगा, ठीक है, गलती होने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, और एग्जामिनर अगर समझ नहीं पाया तो बिल्कुल काम ही खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि एग्जामिनर को समझाना जरूरी है कि बिल्कुल सरल भाषा में। अभी ना पेपर चेक करने जब बैठता है ना टीचर, उसके पास इतना टाइम थोड़ी है, कितनी सारी कॉपी होती है उसके पास चेक करने के लिए। तो अगर तुम उसमें कुछ भी ऐसा करोगे जो सामने वाले को समझ नहीं आया या गलतियां ज्यादा हो गई, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, और उसका दिमाग खराब हो गया तो हमारे नंबर खराब हो जाएंगे। तो हमें सामने वाले का दिमाग खराब नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें उसका दिमाग बढ़िया रखना है ताकि हमें नंबर दे भाई वो। यही हमारे दिमाग में होना चाहिए ना सबसे पहला चीज। तो बस आप लोगों को यही चीज ध्यान रखनी है कि मैं बिल्कुल सरल से भी सरल भाषा में लिखूं। और उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए? अगर कोई भी निबंध लिखना है ना तुम्हें, तो सिंपल सी एक चीज है, तुम्हें थोड़े से टेंस आने चाहिए। थोड़े से टेंस मतलब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मेरी एक वीडियो भी डली हुई है चैनल पे, टेंसेस एक ही, उसमें वो 1.5 घंटे की वीडियो है, देख लो, काम खत्म, मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये जो टेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे लिखने के लिए। बाकी तो आसान आसान शब्दों का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा शब्दकोश पता होना चाहिए कोई भी निबंध लिखने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक के पास्ट इतिहास को लिखिए। इस भाग में आप टॉपिक का इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम, अच्छी बात, बुरी बात, जो भी पास्ट में रहा है उसके बारे में बता दो। तीसरी चीज, अब उस टॉपिक का प्रेजेंट इफेक्ट, प्रॉफिट या लॉस बता दो, मतलब फायदा, नुकसान, समाज में अभी उस चीज का क्या प्रभाव है, क्या नुकसान है, वो चीजें बता दो। इन्वायरमेंट और सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा, भाई हमारा जो इन्वायरमेंट है या जो हमारा समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। और अंत में उस टॉपिक के लिए अपना सजेशन दे दो।
अपनी कोई सलाह दे दो कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, बस वो वाली चीजें लिखनी है। आ गई बात समझ में? ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब हमें टीचर को इन्फॉर्म करना है, इतना ज्यादा कोई भारी भरकम शब्द लिख के इंप्रेस नहीं करना कि मुझे तो बहुत ही अंग्रेजी आती है, नहीं बताना हमें उसे। हमें बताना है आपने जो सवाल दिया हमें उसका जवाब आता है, ये देखो ये लिख दिया हमने। क्योंकि देखो ज्यादा बड़े बड़े शब्द यूज करोगे गलती होने के चांस ज्यादा है। और निबंध में ना आपकी जो स्पेलिंग है और आपकी जो ग्रामर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जो स्पेलिंग है और आपकी जो ग्रामर है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ज्यादा स्पेलिंग की गलती करोगे तो टीचर को लगेगा तुम्हें कुछ नहीं आता, अगर ज्यादा ग्रामर गलत करोगे तो टीचर को लगेगा तुम्हें कुछ नहीं आता। तो स्पेलिंग गलत कब नहीं होएगी? जब आसान शब्दों का इस्तेमाल करोगे। और ग्रामर गलत कब नहीं होएगी? जब तुम्हें थोड़े से टेंस पता होंगे। तो क्लास में कितने बच्चे जिन्हें टेंस आते हैं ऑलरेडी? ओके यार ये बातें मत करो यार, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं पढ़ना है तो मुझे बता दो, मैडम हमें ऐसे से कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मुझे पता था कि तुम्हें इसमें बहुत दिक्कत आती है, तो बताना जरूरी है ना, है या नहीं है? चलो अभी अपन ना अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर देखते हैं कैसे, इससे हमारी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम बेरोजगारी के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं अगर हमारे एग्जाम में पूछा गया तो। देखो, टुडे देयर इज एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भाई आज के जमाने में, या आप एक्यूट वर्ड यूज मत करो, टुडे देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एक्यूट वर्ड भी यूज मत करो, ठीक है? या आप और आसान शब्दों में लिख सकते हो, कैसे? इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम। बस और आसान शब्दों में बना दिया, और आसान शब्दों में बना दिया। 1 2 3 4 5 6, 6 से 8 वर्ड आए एक के अंदर, आए ना? अगला, educated people roam hither and thither without employment or engagement। अब भाई जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? इधर उधर घूम रहे हैं। इधर तिधर मतलब तितर बितर हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बिना रोजगार के, बिना एंगेजमेंट के। अब एंगेजमेंट शब्द लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, ठीक है? अगली बात, in the town one can see a crowd of people in compounds of employment exchange offices। कि आप नगरों में देखोगे तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है लोगों की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के बाहर। There is faint glimmer of hope on their faces। उनके चेहरों पर एक धुंधली सी चमक है, किसकी? आशा की। बट मोस्टली देयर इज दी शैडो ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑन देम। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की छाया भी उनके ऊपर दिखाई देती है। इट इज अ सॉरी टू सी यंग मैन वेस्टिंग देयर एनर्जी। ये बहुत बुरा लगता है जब हम जवान लोगों को अपनी एनर्जी खराब करते हुए देखते हैं। किन चीजों के ऊपर? रोजगार पाने के ऊपर, कि पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आ गया समझ में? अगला, इंडिया हैज अ लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इट इज एन इंडस्ट्रियली बैकवर्ड कंट्री। भाई इतना उद्योगीकरण हमारे समाज में नहीं है। सेंचुरीज ऑफ फॉरेन रूल, हमने बोला था ना पास्ट के बारे में लिखना है, हम लिख रहे हैं सेंचुरीज ऑफ फॉरेन रूल एंड नेग्लेक्ट हैड मेड दिस कंट्री बैकवर्ड। सदियों तक क्योंकि हम दूसरी लोगों के गुलाम रहे, उसकी वजह से भी हमारी कंट्री इतनी पीछे चली गई है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिपेंड फॉर देयर लाइवलीहुड ऑन लैंड विच कैन सपोर्ट ओनली हाफ ऑफ द परसेंट पॉपुलेशन। अब ज्यादातर हिस्सा हमारे लोगों का निर्भर करता है अपनी रोजी रोटी के लिए। लाइवलीहुड क्या होता है?
रोजी रोटी के लिए किसके ऊपर? जमीन के ऊपर, जो केवल कुछ ही लोगों की मदद कर पाती है। इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चर कंट्री। अब भारत के अंदर खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है ना? द लैंड ऑफ द कंट्री कैन नॉट सपोर्ट सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लेकिन जो जमीन है भाई, तादाद इतनी बढ़ गई है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, अच्छी और बुरी बातें बतानी है ना हमें, उसमें यही तो लिख रहे हैं कि हम लोग ज्यादातर जमीनों पर डिपेंड करते हैं और जो जमीन है वो इतनी बड़ी जनसंख्या की पूर्ति नहीं कर सकती, खेती बाड़ी पे निर्भर करते हैं क्योंकि इंडिया इज नॉट इंडस्ट्रियली एडवांस। अब उद्योगीकरण इतना नहीं है हमारे देश में, हेंस मेनी पीपल डू नॉट गेट अ जॉब, और इसीलिए ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिलती। उद्योगीकरण होगा तो नौकरियां बनेंगी तो लोगों में बेरोजगारी कम होगी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज सच दैट इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। जो सिस्टम है ना भारत का एजुकेशन का, वो ऐसा है कि ये ज्यादा जोर देता है एजुकेशन के ऊपर। A vigorous national effort is required to solve this great problem। और अब क्या जरूरत है? अब उसके बाद हमें उसके बारे में क्या लिखना है? हमने उसका पास्ट के बारे में बता दिया कि हमारा देश ऐसा था और ज्यादातर जनसंख्या इस पे निर्भर करती थी, ये हमने बता दिया। पास्ट के बाद हमें क्या बताना था? हमने क्या लिखा था? प्रेजेंट इफेक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर। चलो अब देखो, वाइग्रस नेशनल एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस ग्रेट प्रॉब्लम। भाई बहुत भयंकर प्रयास करना पड़ेगा, वाइग्रस मतलब बहुत भयंकर प्रयास करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और केवल एकमात्र सोल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट ऑफ द कंट्री। अगर उद्योगीकरण बढ़ेगा तो ये एक सुधार हो सकता है, तभी जो है जॉब वगैरह ज्यादा हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। इंडस्ट्रीज शुड बी ओपन्ड बाय द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए, सरकार को सलाह भी दे रहे हैं ना हम साथ साथ। एंड रिच इंडिविजुअल कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज गिव एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। ठीक है, तो जितने ज्यादा अलग अलग तरीके के उद्योग खुलेंगे, छोटी बड़ी जैसी भी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, वो एम्प्लॉयमेंट देंगी बहुत सारे लोगों को। इसको आप अपनी भाषा में और सरल करके भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में और सरल करके भी लिख सकते हो, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। आवर नेशनल गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। अब आज की परिस्थिति बता रहे ना, सलाह बता दी, परिस्थिति बताएंगे अभी आज की, कि भाई हमारी जो सरकार है इज ट्राइंग हार्ड, वो क्या कर रही है? कड़ी मेहनत कर रही है। एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ कंट्री, लोगों को रोजगार देने के लिए वो क्या कर रही है? कड़ी मेहनत कर रही है। द 5-year प्लान एम एट द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। और ये जो 5 साल का प्लान बनाते हैं ना सरकार वगैरह, ये भाई इसके अंदर इन्होंने सोचा है कि हम बहुत ज्यादा उद्योगीकरण करेंगे। प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर ऑल्सो ओपनिंग न्यू फैक्ट्रीज। अब ये जो प्राइवेट वाले लोग हैं ये और उद्योग खोल रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। वी आर होपिंग फॉर द डे व्हेन वी शैल सी जॉय एंड एंथुसियाज्म। और आखिरी लाइन हमेशा कंक्लूजन वाली लाइन ऐसी होनी चाहिए कि हम आशा कर रहे हैं उस दिन की जब हम खुशी देखेंगे, एनर्जी देखेंगे चेहरों पर हमारे नौजवानों की, फ्रस्ट्रेशन की जगह खत्म। अब इसको मैं वही बोल रही हूं, आप इसको और भी आसान शब्दों में अगर अपने अनुसार लिखना चाहते हो आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो केवल एक बात है जो बहुत ज्यादा याद रखनी है आप लोगों को, वो क्या है? पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई कि आपको 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, तीसरी चीज, हर एक
पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़ना है। ठीक है, हर पैराग्राफ के बाद, ऐसा नहीं सारा एक साथ लिखते जा रहे हो। एक पैराग्राफ लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर दूसरा लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर तीसरा लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर चौथा लिखा। ठीक है, और अभी अलग अलग रंग के पेन इस्तेमाल नहीं करने हैं। कई बच्चे सोचते हैं पहले हरे से लिख लें, नीले से लिख दें, पीले से लिख दें। ऐसा मत करो यार पेपर में। ठीक है, टीचर वहां पे तुम्हारी चित्रकारी देखने थोड़ी आया है। टीचर वहां क्या करने आया है? टीचर वहां पे देखने आया तुम्हें जो सवाल दिया है तुम्हें उसका जवाब आता है या नहीं आता। ठीक है, तो ये काम करना है अपने को 3-4 रंग बदल बदल के पेपर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि पेपर तो बहुत बड़ा आता है अंग्रेजी का, है ना। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इतने सारे आते हैं, तो इसमें इतना समय थोड़ी ना कर सकते हैं हम अलग अलग पेन से लगे हुए हैं निकालने में। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, चलो ये हो गया, अलग अलग के रंग के पेन इस्तेमाल नहीं करने आपको। हर पैराग्राफ के बाद एक एक लाइन छोड़नी है आपको। पॉइंट में नहीं लिखना है कि भाई पहला एक लाइन एक पॉइंट में, फिर दूसरे पॉइंट में, फिर नहीं, पैराग्राफ में लिखना है। और हमारा जो पैराग्राफ होगा उसको 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। और वापस बताया कि एक पैराग्राफ में 6 सेंटेंस, और वैसे ही 4 पैराग्राफ बनाने हैं, तो 4 में कितने हो गए? 24। और 24 जो सेंटेंस होंगे, एक वाक्य 8 शब्द। अब ऐसा नहीं है कि मैडम ने 8 बोला तो 8 ही, मैं एक अनुमान बता रही हूं आपको, है ना। बच्चे अक्सर पूछते हैं मैम 1 पेज का लिखना है, 2 पेज का लिखना है, तो वो वाला अनुमान बता रही हूं मैं आपको। और उसके बाद आपके 192 शब्द हो जाएंगे, तो नंबर पूरे मिल जाएंगे तुम्हें। और बच्चे ना सोचते हैं हम तो 2-2, 3-3, 4-4 पेज के लिखेंगे ना हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। जब भी वर्ड लिमिट को क्रॉस करोगे ना टीचर नंबर काट लेगा, क्योंकि टीचर पे मैंने बोला इतना टाइम है ही नहीं कि वो बैठ के इतनी देर तक तुम्हारी कॉपियां चेक करे, है ना। उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 150 से 200 लिखा, हम इसके बीच में लिखेंगे, नाम कम लिखेंगे, नाम ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया। अब मान लो कि किसी जानवर पे लिखने को दे दिया तुम्हें, तो उसमें क्या क्या चीजें लिखोगे? किसी जानवर पे लिखने को दे दिया तो उसकी श्रेणी, उसका प्राप्ति स्थान की कहां पाया जाता है, आकार या प्रकार कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, विचित्रता क्या है, और उपसंहार। वैसे ही अगर किसी मनुष्य पे दे दिया है तो आप उस मनुष्य के बारे में बताओगे। मान लो महात्मा गांधी जी पे दे दिया तो आप उनके बारे में परिचय दोगे। ठीक है, उनका प्राचीन इतिहास बताओगे कि भाई उसने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, ये किया, वो किया। उनका वंश या परंपरा बताओगे, या फिर इसकी जगह आप बता सकते हो कि जैसे वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, उनकी लाइफ को जीने के तरीके क्या थे वैसा बता सकते हो। उनकी भाषा, धर्म बता सकते हो, उनकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन बता सकते हो। आया समझ में? ये मैं पॉइंट दे रही हूं तुम्हें, ये चीजें लिख सकते हो अगर ऐसा आता है तो। अगर मान लो किसी जगह के बारे में आ जाते हैं, मान लो ताजमहल पे लिखने के लिए आ गया, क्या बताओगे कि ताजमहल कहां पर है, ठीक है, उसका नामकरण कैसे हुआ, इतिहास क्या है उसका, जलवायु क्या है, शिल्प क्या है, व्यापार क्या है, जाति धर्म। तो इसमें जो जो चीजें है ना जो ताजमहल के बारे में लिख सकते हो वो लिख देना। जो नहीं, आप क्लाइमेट थोड़ी बताओगे ताजमहल के बारे में, तो वो निकाल देना। तो किसी भी प्लेस के बारे में या किसी भी मॉन्यूमेंट के बारे में, ठीक है, तो अगर किसी भी जगह के बारे में बताना, मान लो जैसे, अच्छा ये मैंने प्लेस की जगह उसका बता दिया कि किसी भी अगर आपको प्राचीन कोई भी, जैसे कुतुब मीनार है या फिर ताजमहल है, उसका बता दिया। ये है प्लेस। मान लो तुम्हें लिखना है कि शिमला के बारे में लिखना है, या तुम शिमला घूमने गए उसके बारे में कुछ ऐसा लिखना है, तो आप बताओगे कि भाई लोकेशन क्या थी, नामकरण क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्लाइमेट क्या है, क्राफ्ट क्या है, ट्रेड क्या है, जाति धर्म वगैरह, कौन सी जाति के लोग ज्यादातर वहां पे पाए जाते हैं,
ठीक है, क्या क्या देखने की चीजें हैं वहां पर, उपसंहार। उसके बाद अगर किसी वस्तु के ऊपर आता है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, उत्पत्ति कहां से हुई उसकी, प्राकृतिक या कृत्रिम, नेचुरल है वो चीज या आर्टिफिशियल है, ठीक है, प्राप्ति स्थान क्या है, ज्यादातर कहां पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है, और उसकी जो कृत्रिमता है उसका इतिहास क्या है, और उसके बाद उपसंहार। तो ये पॉइंट दे रही हूं मैं तुम्हें कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लिखना है तुम्हें ऐसे के अंदर। कोई भी पहाड़ पे बोल दिया, मान लो हिमालय के ऊपर लिखने को बोल दिया, कोई भी निबंध लिखो भाई हिमालय के ऊपर, क्या लिखोगे, पहले परिचय दोगे उसका कि भाई सबसे बड़ा है और यहां पाया जाता है, फिर आप बताओगे वहां पे पेड़ पौधे, जीव, वन वगैरह आसपास क्या है, ठीक है, गुफाएं, नदियां, झीलें आदि भी है क्या आसपास, कौन सी कंट्री में है, ठीक है, देश, नगर, तीर्थ वगैरह बताओगे। उसके बाद आप बताओगे उपकरण एवं शोभा, टूल्स एंड डेकोरेशंस, ह्यूमंस एंड देयर लाइफ, वहां बसने वाले मानव जो हैं उनका जीवन। तो मैं ये नहीं बोल रही कि ये 6 के 6 पॉइंट तुम्हें लिखने हैं, ये 6 पॉइंट मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया कि यार ये वाला आइडिया दिमाग में रखो और इनके ऊपर लिखो, ठीक है। चलो, अगर मान लो कोई हिस्टोरिकल चीज पर आपको लिखने के लिए दे दिया, कोई ऐतिहासिक चीज पर, तो आप उस घटना का समय और स्थान बताना बहुत जरूरी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताना जरूरी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना जरूरी है, कारण, वर्णन और फलाफल बताना जरूरी है, या क्रिटिसिज्म ऑफ गुड एंड बैड एंड योर पर्पस, ठीक है, कि भाई वो जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में आपके विचार क्या हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो सब बताना है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजों के बारे में। मान लो किसी की भाई जीवन चरित्र के बारे में बताना है, तो क्या क्या लिखोगे, आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे, फिर जन्म बताओगे, वंश बताओगे, माता पिता बताओगे, बचपन बताओगे, ठीक है, फिर आप उनकी एजुकेशन बता सकते हो, ये एजुकेशन है, विद्या, कार्यकाल, यश, पेशा, भाई टेन्योर क्या था, फेम क्या था, प्रोफेशन क्या था उनका, वो बता सकते हो। आप उनके गुण और दोष बता सकते हो, देश के लिए उन्होंने क्या योगदान किया वो बता सकते हो, ठीक है, उनकी डेथ कब हुई, ये चीजें आपको मेन ध्यान में रखनी होती है जब भी आप ऐसा कोई भी निबंध लिख रहे हो तो, ठीक है। चलो, अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड आ रहा है कि भाई आप कहीं घूमने गए, उससे संबंधित अगर पूछा जा रहा है, तो आप बताओगे, परिचय दोगे उस जगह का, उद्देश्य बताओगे, समय बताओगे, आपकी जो जर्नी थी वो कब शुरू हुई वो बताओगे, यात्रा का विवरण करोगे, हानि और लाभ बताओगे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और कला संस्कृति का विवरण कि भाई वहां पे क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, वहां पे क्या क्या भोजन है खाने के लिए, ऐसी चीजें, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी कि एक निबंध लिखते समय किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना है, ठीक है। रट्टा मारने से ज्यादा बेहतर है कि अगर चीजों को समझ लोगे ना तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अभी कौन सा टॉपिक ऐसा है जो तुम्हें मतलब कि परेशान कर रहा है ऐसे राइटिंग के लिए, मुझे बता दो, मैं उसका पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पर भिजवा दूंगी, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मुलाकात होगी आपसे कल फिर से 1 बजे इसी क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।